जैन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और फेसबुक की एक चर्चित हस्ती श्री लोकेश लालपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद वासिल भाई। सबसे पहले हम इस वक्त जो देश के अंदर सबसे बड़ी हलचल है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, ये है क्या हुआ कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके ऊपर इतना ज्यादा हाइप हो रहा है हमारा? जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी हुई, वो थे जासूस जेम्स बॉन्ड। कुछ तो फिल्में बॉन्ड तो ये भी बॉन्ड ही उसे तूफानी चीज बन गई है। असल में इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि जो जितनी भी कारपोरेट घराने हैं, जितने भी चंदा आता है, उस चंदे के लिए इस सरकार ने 2016 में अरुण जेटली जी ने एक अमेंडमेंट किया था। पहले जो चंदा आता था वो खुला होता, सबको पता होता किस पार्टी ने कितना चंदा किन से लिया और किन को दिया, हाँ किसने किसको दिया सब पता होता था। इन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया था, जेटली जी की दिमाग की उपज थी वो, कि अब किसी को भी जनता को जानने का अधिकार ही नहीं है कि चुनावी चंदा किसने किसको कितना दिया। और जो डिसीजन आया वो इसी मुद्दे पे आया था कि आपको आरटीआई के तो आपने सब सिस्टम बंद कर दिया है, जनता जानने का अधिकार ही नहीं है। तो अब वो क्या, इसके ऊपर एडीआर एक संस्था है, हमारे जगदीश सिंह छोक्कर जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 2017 से मामला लंबित था, कई जज आए चले गए, लेकिन उसमें कोई भी आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब उस पर उन्होंने डिसीजन दिया है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने, चूंकि वो संसद से कराया था उन्होंने, तो उसकी समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में उन्होंने कानून गलत पाया, संवैधानिक पाया, तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया था। ये पूरा मामला ये था। शुरू से ही शुरू करते हैं। जेटली जी ने जो 2016 में अमेंडमेंट किया था, क्या राज था इसके पीछे, क्या कारण था? राज तो बहुत गहरे गहरे थे। दरअसल मुख्य मुद्दा ये था कि किसी भी विपक्षी पार्टी की जो आपकी चुनावी चंदे की पाइपलाइन काट दी जाए। ईडी में भी तभी कुछ संशोधन हुए थे, इन्फॉर्मेंट डायरेक्टरेट कुछ क्या है वो ईडी से बोलते हैं। अब तो डिक्टेटरशिप हो गई है वो। हाँ, तो उसका भी, हाँ तो यही हो गया। तो उसका भी यही उद्देश्य था, उसमें अमेंडमेंट तभी किए गए थे। तो यानी अगर ये पता लगा कि आज किसी उद्योगपति समूह ने, टाटा ने, बिरला ने, डालमिया ने, अंबानी ने, अडानी ने, सिंघानिया ने, किसी ने भी अगर कांग्रेस को चंदा दिया तो क्यों दिया, जाना नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर ईडी कार्रवाई शुरू करती थी। वो चंदा फिर ज्यादातर चंदा भाजपा को मिलना शुरू हुआ। और ये जनता को जानने का अधिकार नहीं था कि किस पार्टी ने कितना चंदा लिया, किस पार्टी को कितना चंदा मिला और किसने दिया। ये सब कुछ बिल्कुल यानी एक तरीके अंधेरे में रखना चाहते थे। पूरी देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं छोड़ा गया था। तो इसका मतलब इससे 2 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये कि विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं, जो आपके विरोधी दल हैं, उनके पास कोई पैसा ना जा पाए। बिल्कुल ये था, यानी कि वो कंगाल हो जाए जी। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जितना भी पैसा, क्योंकि एक नियम है कि भाई कुछ ना कुछ तो डोनेट करना पड़ेगा कंपनीज को, तो वो जितना भी पैसा है सारा का सारा हमारी अंटी में आ जाए, सब हम इकट्ठा कर लें। जी बिल्कुल इसी तरह है जी, कुछ अलग है? यहाँ यही था। बिल्कुल आपने सरल शब्दों में सही व्याख्या कर दी है, यही था। ठीक। तो अब इसमें जैसे कि फैसला आया है, एसबीआई को इसमें फटकार भी लगी। फटकार बहुत जबरदस्त तरीके से लगी क्योंकि वो टाइम मांग रहा था। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाले, हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताए कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में ये हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 6 मार्च के शायद टाइम दी गई थी, 6 मार्च में आप जितनी आपके पास जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरा डाटा आप चुनाव आयोग को देंगे, और चुनाव आयोग इस डाटा को अपनी वेबसाइट पर डालेगा, प्रकाशित करेगा, ताकि आमजन जान सके किसी ने किसको कितना पैसा दिया। एसबीआई 3 हफ्ते तक शांत बैठा रहा। ड्यू तारीख से 2-3 दिन पहले उसने कोर्ट में याचिका लगाई कि हम ये डाटा कंपाइल करने में हमें लगभग 130-35 दिन और लगे, 30 जून तक के में टाइम दिया जाए। हरीश साल्वे जी ने, जो वकील थे उनके, हम तो उसे एसबीआई बोलेंगे ना, अब वकील तो किसी भी कर लो, लेकिन एसबीआई की दलील थी ना, वो उनकी याचिका थी। जब उसमें सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट हत्थे से उखड़ गया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप कल तक से जमा कीजिए। वो अगले दिन जमा भी हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि एसबीआई वहां झूठ बोल रही थी। अब एसबीआई कौन? एसबीआई एक सरकारी बैंक है, जनता का पैसा उसमें है। मेरे ख्याल में एलआईसी और एसबीआई सबसे बड़ी संस्थाएं सरकारी यहाँ जो पैसा का काम करती हैं। एसबीआई की जो कर्मचारी, उनकी क्या गलती है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट की ना माने तो सरकार उन्हें रगड़ेगी, सरकार की ना माने सुप्रीम कोर्ट रगड़ रहा है उन्हें। वो बेचारे बीच में फंसे, लेकिन फंसे क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। कायदे में क्या होना चाहिए था कि जब अगले दिन वो पूरा सूचना मिली तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि एसबीआई के अधिकारी कर्मचारी जो जिम्मेदार थे उनको वहीं गिरफ्तार होता, झूठ बोलने के इल्जाम में। क्या आपने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला था, कोर्ट की अवमानना, झूठ बोला था, कोर्ट की अवमानना नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला। अच्छा, आप 3 दिन पहले क्या करते? हम नहीं कर पाएंगे
30 जून से पहले, फिर आपने अगले दिन दे दिया। तो ये झूठ बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की ना, इस आरोप में जेल भेजना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं भेजा। लेकिन ये भी तो क्रांतिकारी कदम है कि उन्होंने इतनी सख्ती के साथ कहा। कोई और होता अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की जगह तो क्या होता? क्रांतिकारी कदम इसलिए ज्यादा है कि जितना दबाव आज की तारीख में संवैधानिक संस्थाओं पर सरकारों का है, खाली हमारे देश की बात नहीं, लगभग बहुत देशों में ऐसा ही है, कई देशों में ऐसा ही है, जितना दबाव इनके ऊपर है उसके आप इमेजिन नहीं कर सकते। इससे पहले कई जजों के डिसीजन सामने हैं कि कितने दबाव में काम कर, जज लोहे का उदाहरण सामने है। तो मैं इसलिए चंद्रचूड़ की इस मामले में सराहना करता हूं कि तमाम दबावों के बावजूद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दिया। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की जगह कोई और जज होता तो क्या वो 30 जून तक का टाइम दे देता उसको, एसबीआई को? जब 7 साल, पिछले 7 साल से टाइम मिल ही रहा था ना, तो क्या उम्मीद नहीं करते कि आगे भी टाइम मिलता? 2017 से केस पड़ा था ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब उन्होंने दे दिया इलेक्शन कमीशन को 15 तारीख को, हाँ, कल तक ये वेबसाइट पर डालना, वेबसाइट पे अपलोड करना है जी। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि दिखा दिया जाएगा कि भाई भाजपा को इतना मिला है, सपा को इतना मिला है, टीएमसी को इतना मिला है, आरजेडी, जेडीयू, एआईडीएम के सबको, वो सब क्लियर हो जाएगा। देखो वासिल भाई, इसमें कुछ चीजें हैं। दरअसल अडानी ने क्या दिया, अंबानी ने क्या दिया, ये तो उनकी वेबसाइट पे पड़ा है। चूंकि तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत पैसा आया है, चंदा जो आया है, वो तो उनकी वेबसाइट, उनकी बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है कि हमने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, कितने के हमने ये बॉन्ड खरीदे इलेक्टोरल, किसको दिया है वो तो वहां भी नहीं बताया, लेकिन बॉन्ड कितने के हमने खरीदे ये उन्होंने बताया हुआ है। वहां प्रॉब्लम नहीं है, सरकार की दिक्कत वहां नहीं थी। आम जनता को पता है कि अडानी अंबानी किसको देंगे, उद्योगपति सरकार को चंदा देगा ना मैक्सिमम, जनता को भी पता है, माइंड मेकअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी इतनी हैसियत ऑन पेपर नहीं है, जिनका ऑफिस तक नहीं है, उन्होंने कितना चंदा दिया, तो कुछ अननोन सोर्सेज का राज खुलने का डर है। आपका इशारा कहीं शेल कंपनीज की तरफ? बिल्कुल शेल कंपनी तरफ मेरा इशारा है। शेल कंपनी शायद कुछ जानकारों को तो ये मानना है कि शायद इसमें कुछ चाइनीज कंपनी की भी मौजूदगी साबित हो सकती है कि उन्होंने सरकारों को पैसा दिया है। एक बात, एक चीज और है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा भाजपा को मिला है, कुछ पैसा विपक्षी पार्टी को मिला है, लेकिन अगर कुछ चीजें छुपाई गई हैं, अभी भी कुछ चीजें छुपी हुई हैं, कुछ डेट्स की वेरिफिकेशन जरूरी है ताकि ये पता लगे कि अगर किसी विपक्ष की पार्टी को चंदा दिया गया तो कितने घंटे बाद ईडी की उस पर रेड पड़ी है, एक चीज। दूसरा एक, अगर किसी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी तो कितने घंटे बाद उसने बॉन्ड खरीदा है। एक मिनट, इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने कांग्रेस को दे दिया या टीएमसी को दे दिया बंगाल के अंदर जी, तो फिर उस कंपनी पर रेड पड़ जाएगी ईडी की कि आपने टीएमसी को क्यों दिया, ऐसा है कुछ? हाँ, ऐसा बहुत सारी कंपनी रेड पड़ी है ना, जैसे यूपी में उसको चुनाव हुआ था, कई लोगों पर ईडी की रेड गई है। बल्कि एक आप आसान शब्दों में समझ लो, इसे एक तरीके से वसूली गैंग समझ लो। अच्छा, कि आप ईडी एक तरह वसूली गैंग हुई और ये एसबीआई और इसके साथ बन गया था पैक। देश की इतनी प्रतिष्ठित संस्था और वसूली गैंग का काम कर रही है, ये तो खूब चला है, आपने अगर ध्यान दिया, आम मीडिया में नहीं आता, सबको पता है वसूली गैंग की तरह काम किया इन्होंने। कुछ कहीं गिरफ्तारियां करने की भी कोशिश हुई अफसरों की, धमका तो रही थे। अभी कुछ दिन पहले किस्सा आता कि कुछ लिस्ट आई थी पूरी, एक इतने करोड़ की उगाई हुई है, ईडी के दम नाम पे हुई है। अच्छा, विपक्षियों को जो चंदा दिया होगा कंपनियों ने, वहां भी कुछ अपना मफाद यानी कि उनका बेनिफिट होगा, जैसे टीएमसी को हमने देखा है। आपने सुना होगा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राजस्थान में अडानी ग्रुप को सुविधाएं दी गई थी, तो क्यों दी गई थी भाई? राजनीतिक पार्टी है, कई सारी चीजें हो गई इसमें। तो जंगल काटने के लिए, इतना बड़ा जंगल काटने के लिए, बिल्कुल, को राजनीतिक पार्टी अपना खर्चा कैसे चलाएं? आपने तो पाइपलाइन सारी बंद कर दी, तो कहीं से कुछ तो करेंगे वो। यही तो बहुत बड़ा स्कीम है। या तो टिकट बेचेंगे वो, यही तो बहुत बड़ा स्कीम है, या तो टिकट बेचेंगे, या राज्यसभा एमएलसी बेचेंगे। बिल्कुल बेचेंगे, और क्या करेंगे? खर्च कैसे चलाएंगे? या फिर इनडायरेक्ट तरीके से पैसा लेंगे। आप एक पत्रकार है, आप अपने एक ऑफिस गंगो में खोलिए, आप देखो उसका महीना खर्च कितना, जबकि आपने किसी को चाय वाय भी नहीं पिलाने, खाली किराया बैठने खर्च कितना बैठेगा। वो देख, पॉलिटिकल पार्टी कितने लोग मिलने आते हैं, कितने इधर उधर मीटिंगों में जाते हैं, उनका सबका खर्च कहाँ से चलेगा? प्रचार की सामग्री का खर्च होता है, बहुत सारे खर्च होता है, बहुत सारे। छोटा सभासद का चुनाव में 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है। लोकसभा के चुनाव में 50-60 करोड़ तो मामूली सी बात है खर्च होना। शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी दरअसल जो नंबर 2 का पैसा कोई कंपनियां विदेशों में भेजती है, हवाले जारी भेजती है, ओवर बिलिंग करके भेजती हैं। जैसे विदेश से कोई चीज मंगाई, इसकी ओवर बिलिंग है तो पैसा वहां चला गया, उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट फिर इंडिया मंगाते हैं। वो नंबर 1 में मंगाते हैं। कैसे मंगाते हैं? वहां एक कंपनी खड़ी करी, मॉरिशस जैसे कई सारे देश, अब स्विस तो बहुत पीछे है, स्विट्जरलैंड तो कहीं भी नहीं है, कई सारे ऐसे देश हैं जिन्हें टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं। वेस्ट इंडीज के आसपास के कई सारे पापुआ न्यू गिनी है, बहुत सारे देश हैं, कई सारे देश, पनामा वगैरह कई सारे देश हैं जिन्हें हम टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं। तो वहां पैसा जाता है, वहां एक कंपनी फॉर्म होती है, वो जो पैसा है वो उस कंपनी के जरिए आपको इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको याद हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मुख्य मुद्दा यही था कि वो कौन सी शेल कंपनी है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है।
वो मामला दबा था। अब सरकार की जो असली चिंता है वो यही है कि उन शेल कंपनीज का राज खुल सकता है, क्योंकि मोदी जी बहुत ताकत से कहते हैं ना, हमें शेल कंपनीज को बंद कर दिया, हमने फॉरेन फंडिंग पर रोक लगा दी, लेकिन शायद इलेक्टोरल बॉन्ड उसका भेद खोल सकते हैं, ऐसा जानकारों का मानना है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हंगामा मचा जी, बहुत जबरदस्त तरीके से हाइप बना, लेकिन एकदम उसका काउंटर अटैक करते हुए कहीं ये सीए तो नहीं लाया गया इसीलिए कि वो छुप जाए? हाँ, इस तरह की चर्चाएं तो है, संभव है ऐसा रहा हो, क्योंकि ये जो न्यूज की हेडलाइंस हैं उनको कंट्रोल करने के ऐसा तरीका करते हैं कि एक हेडलाइन अगर बनने वाली उसके समकक्ष दूसरी हेडलाइन खड़ी कर दो, फिर तो ये भी कहा जा सकता है अगले दिन फिर हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ, कोई जरूरत ही नहीं सरकार चेंज करने कर दी, मुख्यमंत्री बदल दिया गया था। तो इस तरह होता है, चलता है। खट्टर जी बलि की भेंट चढ़ गए। अगर आप इन चीजों को देखोगे, आप लगातार देखिए पिछले 8-10 साल में जब भी कोई बड़ा कांड होता है उसके आसपास की हेडलाइन दूसरी तुरंत खड़ी कर दी जाती है, उसके समकक्ष एक दूसरी रेखा खींच दी जाती है, जो कि पूरी तरह कंट्रोल्ड है। अरविंद केजरीवाल ने तो नाम लेके बताया था, कुछ हरियाणा क्या नाम था उनका, जोशी थे कोई, याद बताया था कि वो फोन करते कहते हैं कितनी देर चलना है। अगर आपको याद हो, जिस दिन ये कोर्ट का फैसला आया था उस दिन ये चर्चा चली थी, पहले जिस दिन सीए लागू हुआ पहले चर्चा चली कि पीएम साहब देश को संबोधित करेंगे, कई सारे चले हुए घंटे घंटे डिबेट चलती रही, लेकिन ना उन्होंने करना था ना किया, फिर बाद में सीए आ गया था। तो अब क्या होगा? यक्ष प्रश्न ये है, 15 तारीख है, कल अपलोड हो जाएगा, अपलोड तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन को अपलोड कर देंगे, उसके बाद जनता का रिएक्शन क्या रहेगा? देखो, वैसे एक नागरिक और वोटर होने के नाते आपका देखिए, जनता को जब ये पता लगता है कि असलियत क्या है, जो चीज अभी तक छुपाई गई थी, हालांकि न्यूज के जरिए तो छिपाने की पूरी कोशिश की जाए, कोई और नया बाउंडर करेंगे, जनता के पास सूचनाएं तो जा नहीं रही हैं, ये तो सच है, मीडिया पूरी तरह कंट्रोल है। लेकिन आज की तारीख में जो वैकल्पिक मीडिया है, जिसे आप यूट्यूब वाले हैं, इनकी पहुंच बहुत बढ़िया है, और शायद इस चीज को भाजपा कहीं इस अंडरकरंट को पकड़ भी नहीं पा रही कि अंडरकरंट इन्होंने कितना खड़ा किया है, इनके जरिए जनता के बीच में अजीत अंजुम ने देश के अंदर पहला नंबर आ गया अजीत अंजुम का। अगर वो व्यूवर्स की बात की जाए, वॉच लिस्ट की बात की जाए, तो इस वक्त हिंदुस्तान के यूट्यूब पर जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनमें पहला नंबर अजीत अंजुम का है। देखिए, डीबी है, देशबंधु क्या है वो चैनल है, रवीश कुमार है, 4 PM है, अजीत अंजुम है, न्यूज लॉन्चर है, एक लंबी लिस्ट है, पुण्य प्रसून जोशी, रेड माइक, एक लंबी लाइन है जिन्होंने वैकल्पिक मीडिया के बतौर आज के लोग। आप एक बात और नोट करें, आप इनकी व्यूअरशिप देखिए आप जरा, कितनी गजब है। जब लाइव चलता है तो एक घंटे में कई लाख लोग देखते हैं। लेकिन फेसबुक पर रोक लगा दी, फेसबुक को बीजेपी ने इतना चंदा दिया है, इतना उनको विज्ञापन दिया है, इतना विज्ञापन दिया है कि 1 जुलाई 2024 से इन सब चैनल पर रोक लगने जा रही है। सरकार जो नया संविधान बना चुकी है, जो पास हो चुका है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई, ब्रॉडकास्टिंग एक्ट सारे हैं उसमें, जितना इन्होंने चेंज किया ना उसमें ये भी आपका आएगा। उसमें अगर आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आपको 5 करोड़ जुर्माना भी हो सकता है, 5 साल की सजा भी हो सकती है। तो कोरिया बना देंगे, नॉर्थ कोरिया। वो तो कुछ भी नहीं है, आप उससे भी ज्यादा आगे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। चलिए, खैर, हमारे देश के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, सभी देशवासियों के लिए भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है या फिर सरकार मुंह छुपा रही है जनता से और सच जानने वालों से। बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।